हेलो दोस्तों, आपका इस बोरिंग से चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनसाइड मरी मांगा के बारे में और जानेंगे कि इसमें क्या खास है, कि हमें इसे पढ़ना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। इनसाइड मरी एक जापानीज जेंडर बेंडर मांगा सीरीज है जिसे शिज़ुओ ओशिमी के द्वारा लिखा गया है। इस मांगा की स्टोरी इज़ाओ कोमोरी नामी कैरेक्टर के चारों ओर रिवॉल्व करती है और उसके साथ इस मांगा में हमें उस कैरेक्टर के लाइफस्टाइल के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। इज़ाओ एक सिंपल और इंट्रोवर्ट काइंड की पर्सनैलिटी रखने वाला कैरेक्टर है। इसका मतलब ये है कि उसे किसी से मिलना ही पसंद नहीं है, वो अधिकतर अपना समय घर पर ही व्यतीत करता है। ऐसे कई सारे डिफरेंट फैक्टर्स। इसके साथ साथ उसे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद था, जिसके लिए वो अपना अधिकतर समय घर पर ही रहता था। लेकिन एक दिन किसी काम से वो एक नज़दीकी कन्वीनियंस स्टोर विजिट करता है, जहाँ पर उसकी नज़र अचानक से मरी नाम के कैरेक्टर की ओर पड़ती है और तभी से वो मरी को फॉलो करना शुरू कर देता है। लेकिन एक रात जब इज़ाओ मरी को फॉलो करते हुए मरी के घर के आसपास पहुंच गया, तभी मरी ने अचानक से इज़ाओ की ओर अपना फेस टर्न किया और इसके बाद इज़ाओ को ये मालूम पड़ता है कि वो मरी के बॉडी को इनहेबिट कर रहा है और वो अभी मरी के बेडरूम पे है। अगर आप शिज़ुओ ओशमी के वर्क से फैमिली रखते हैं तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी कि ये मांगा असल में किस लिए है और इस मांगा के द्वारा हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। इनसाइड मरी एक ऐसी मांगा है जिसमें राइटर पहले ही दिन से रीडर को इज़ाओ जैसे कैरेक्टर के मानसिक स्थिति से परिचित करवा देता है और मांगा के डीपली अनसेटिंग सीक्वेंस के द्वारा हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरह इज़ाओ कैरेक्टर जिस लड़की को एंजल समझ के फॉलो कर रहा था, अब ये प्रोसेस उसके लिए एक नाइटली रिचुअल बनकर रह गया है। ये मांगा अपने ओपनिंग पेजेस से तो पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि ये कोई सिंपल मांगा तो नहीं है। ये अपन ये अपनी थ्रू आउट द जर्नी में काफ़ी इंटेंस मैटर्स, प्रोवोकेटिव टॉपिक्स, प्राइवेट लाइफ्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर जैसे डिफरेंट फैक्टर्स को हमारे सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से प्रस्तुत करने वाली है। ओशमी जैसे ऑथर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी स्टोरीज हमेशा स्लो बर्न नैरेटिव के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। जैसे ही स्टोरी में मेन कैरेक्टर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अपने आप को परिचित करवा लेता है, तभी ऑथर इस कहानी के बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स को उस मेन कैरेक्टर के चारों ओर बिल्ड करना शुरू कर देती है। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इस तरह। जब इज़ाओ अपनी न्यू बॉडी के साथ पहली पहली बार स्कूल पहुंचता है, तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि हर कोई उसे ही देख रहा है। लेकिन इस पूरी दुर्घटना में उसे काफ़ी बुरा महसूस होता है, उसे बड़ा इनसिक्योर लगता है। लेकिन इस पूरी दुर्घटना का एक और सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि उसे ये मालूम पड़ जाता है कि वो जिस बॉडी में अभी है, उस बॉडी के असली मालिक को क्या लगता होगा इस पूरे सिचुएशन में, और जिसके कारण वो मरी जैसे कैरेक्टर के व्यक्तित्व को भी काफ़ी अच्छी तरह समझ पाता है। ऑथर इस कहानी के द्वारा ये समझना चाहता है कि वुमेन्स का क्या पर्सपेक्टिव है इस सिचुएशन को लेके। इसलिए वो इज़ाओ नाम के कैरेक्टर का यूज़ करता है अपनी कहानियों में और वुमेन्स के डेली लाइफ में होने वाले डिफरेंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। अगर हम इस कहानी के वर्ल्ड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो वो इस कहानी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस मामले की जो स्टोरी है वो अधिकतर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस मांगा की जो स्टोरी में ये बात सही है कि काफ़ी बार हमें कई सारे प्लेसेस और जैसे कहते हैं बिल्डिंग, सिटी, स्टोर्स और डिफरेंट लैंडस्केप दिखाए गए हैं, लेकिन वो सभी ऑब्जेक्ट्स वर्ल्ड बिल्डिंग के पैरामीटर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल ऑथर ने इसलिए किया है जिससे जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो मांगा में इजीली तरह से स्टैब्लिश हो सके, और जब रीडर्स इस टाइप की मांगा पढ़े तो वो ईजिली तरह से इंटरेक्ट कर सके उन सभी कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मांगा के लिए। इनसाइड मरी मांगा में ऑथर ने कई सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करे हैं, लेकिन मैं इसमें दो कैरेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस रखूँगा, जिसमें सबसे पहला है इज़ाओ। अगर हम इज़ाओ के कैरेक्टर के बारे में ही बात करें तो ऑथर ने स्टोरी के स्टार्टिंग से ये स्पष्ट कर दिया था कि इज़ाओ की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, जिसका मतलब यह है कि वो अधिकतर समय अपने घर पर रहता है, वो किसी से बात नहीं करता है, उसे रूम से बाहर निकलना पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन
इसके साथ-साथ ऑथर ने उसमें कुछ हद तक स्टॉकर वाली पर्सनैलिटी भी दर्शाई है। लेकिन अगर जब मैंने इस पूरे मांगा को पढ़ा तब मुझे समझ आया कि उसके अंदर बिल्कुल भी स्टॉकर वाली पर्सनैलिटी नहीं है और ऐसे कोई गुण भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई लड़का कभी किसी एक अच्छी लड़की को देखता है जो दिखने में काफ़ी सुंदर है, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो उसके बारे में पता करेगा, उसके फैंटेसीज़ जागेंगे और वो चाहेगा कि काश वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, फलाना-ठिकाना। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी इज़ाओ इस कैटेगरी का था ही नहीं। हाँ, ये बात सही है कि स्टोरी में कई बार हमें उसके परवर्टनेस वाले पर्सनैलिटी दिखे हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह सच नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब वो मरी के बॉडी को इनहैबिट कर रहा था, उस दौरान उसके पास कई सारे मौके थे कि वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को देख सके। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि उसके अनुसार अभी तक मरी से उसको उन पार्ट्स को देखने की परमिशन नहीं मिली है, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है। चलिए अब बात करते हैं मरी के कैरेक्टर के बारे में। अगर हम मनी के कैरेक्टर के बारे में ही बात करें तो ये कैरेक्टर स्टोरी के अनुसार इतनी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी रखती है जितनी आज तक मैंने किसी भी कैरेक्टर के लिए नहीं देखी है। मांगा के कई सारे वॉल्यूम्स को पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ क्या मैंने पढ़ा है। क्योंकि ऑथर स्टोरी में इस कैरेक्टर को हमें काफ़ी डिफरेंट सिनेरियोज में काफ़ी डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है किसी भी मल्टी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको इस कैरेक्टर के बारे में कम्प्लीटली समझना है, आप चाहते हैं कि अंडरस्टैंड करिए कि वो सोच क्या रही थी, तो आपको कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाएंगे। इसके साथ साथ इस मांगा में कई सारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनका काम तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस काफ़ी था टूवर्ड्स द मेन कैरेक्टर्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस मांगा के लिए। अगर आप सुजुकी के वर्क से फैमिली रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि वो टिपिकल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनकी स्टोरी अधिकतर स्लो और नैरेटिव की कॉन्सेप्ट पर काम करती है। हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब स्टोरी में दिखाए गए बॉडी चेंज सिनेरियो या इंसिडेंट को मैंने पढ़ा तो मैं आसानी से समझ गया था कि इसकी स्टोरी इतनी जल्दी तो ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट वॉल्यूम को एंड कर लेते हैं या फर्स्ट वॉल्यूम को पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये स्टोरी तो अभी चालू हुई है। इस मांगा के स्लो बर्निंग पेस के कारण कई सारे रीडर्स को ये मांगा थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है, लेकिन अगर आपको स्लो बर्निंग पेसिंग स्टोरीज पसंद है तो ये मांगा आपके लिए बिल्कुल सही है। इनसाइड मनी का जो आर्ट वर्क है वो काफ़ी ओरिजिनल और सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए जितने भी कैरेक्टर्स को आर्टिस्ट ने बनाया है या इंट्रोड्यूस किया है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं। इसके साथ साथ इस मांगा के हॉरर और साइकोलॉजिकल एलिमेंट को भी इस मांगा का आर्ट वर्क ने काफ़ी अच्छी तरह दिखाया है। और एक बात, इस मांगा में जितने भी इमोशंस या एक्सप्रेशंस थे सभी कैरेक्टर्स के, चाहे वो उसके स्कूल लाइफ में हो, स्टोर्स में हो, जेंडर बेंडर सिचुएशंस में हो या सेकेंडरी साइड कैरेक्टर्स के भी क्यों ना हो, उनको भी इस आर्ट वर्क ने काफ़ी अच्छी तरह दिखाया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार मांगा में आर्ट वर्क कुछ सीन्स को इतनी अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है कि हम बिना पढ़े ही कैसे समझ जाते हैं कि उस सीन में ऑथर हमसे क्या कहना चाहता है, और यही इस मांगा की सबसे बेस्ट पॉइंट है। इनसाइड मरी मांगा के द्वारा मिस्टर ओसिमी रीडर्स को अपने अंदर के व्यक्तित्व को समझने व जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि मिस्टर ओसिमी ने रियलाइज़ किया है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा अब बाहरी फैक्टर्स के कारण सीमित हो चुकी है, जिन पर अब हम और नियंत्रण नहीं रख सकते। उनके अनुसार हम जिस सराउंडिंग पे रहते हैं वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारा मनोवैज्ञानिक विकास हमारे परिवार द्वारा रखी गई इनविजिबल ट्रैक्स पर आधारित है कि हम क्या सोचते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, ये बात सही है कि हम डिफरेंट विकल्प को चुन सकते हैं, लेकिन वो केवल एक टर्नआउट बनकर रह जाएंगे। मिस्टर ओसिमी अपनी इस मांगा के द्वारा ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि यदि इज़ा और मरी अपने लाइफ में किसी दूसरे लाइफस्टाइल को चुनते तो क्या उनकी ज़िंदगी आज अलग होती। हाँ, ये मांगा काफ़ी लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स है, जिसके कारण कई सारे रीडर्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग बन सकता है, लेकिन इस मांगा ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हमसे पूछे हैं, जिसमें से एक है कि यदि हमारा कोई डिफरेंट पास्ट होता या हम किसी दूसरे पास्ट से बिलोंग करते तो क्या आज हम वो बन पाते जैसे आज हम हैं। इन सभी क्वेश्चंस के कारण ये मांगा की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है।
क्योंकि ऐसे मांगा हमसे ये पूछना चाहती है कि हम उन परिस्थितियों में क्या करते अगर हम वहाँ होते तो। अगर मरी की पर्सनैलिटी को जान के आपके दिल में लड्डू फूट रहे हैं और आपको भी लगता है कि आपका पर्सनैलिटी इज़ाओ की पर्सनैलिटी के बराबर है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।